दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की बात लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा एक हमारे हरियाणा के लिए, हिंदुस्तान के लिए और किसान और कमेरे वर्ग के लिए बड़े दुख का मुद्दा है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों हरियाणा की, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा नाम आप सभी बखूबी जानते हैं। जननायक ताऊ देवीलाल जी का नाम बहुत बड़ा नाम रहा है। और उनके अगर पद की बात की जाए, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की बात की जाए या फिर भारत के उप प्रधानमंत्री पद की बात की जाए, तो माननीय स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी बहुत अच्छे पदों पर रहे हैं। और उनके आगे 4 सुपुत्र हुए, जिनके बड़े और ज्येष्ठ सुपुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्म 1 जनवरी 1935 को संयुक्त पंजाब और हरियाणा जब एक होता था, ये कहिए कि उस समय हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, अधीन था। 1 जनवरी 1935 को सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ। और परिवार में राजनीति थी, इस कारण से बचपन से ही शुरुआत एक समाज सेवा, एक भाईचारे को जोड़ने की बात और एक राजनीति से शुरुआत हुई। और आगे चलकर अपने पिताश्री जननायक ताऊ देवीलाल की राजनीति को संभालने की बात की जाए या भाईचारे को जोड़ने की बात की जाए, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आगे चलकर राजनीति में संपूर्ण रूप से भाग लिया। और 1968 में पहली बार हरियाणा में इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। वो चुनाव वो लालचंद जी से हार गए थे और बाद में कोर्ट केस के द्वारा चुनाव रद्द हुआ। और 1970 में पहली बार इलाहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़े और एमएलए बने और विधानसभा पहुंचे। यहां से शुरुआत हुई थी उनके राजनीतिक कैरियर की। और आगे चलकर उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय देवीलाल जी की पार्टी को सपोर्ट किया, रणनीति बनाई, लोगों को जोड़ा और आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन 1987 तक आते आते वो लम्हा आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़े एक राजनीतिक रणनीतिकार, जितनी संज्ञा दी जाए एक बुद्धिजीव, उतनी कम होंगी। आगे चलकर जब बोट क्लब पर एक विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी एक रैली की गई थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान के नेता, अब उनका नाम मैं शुरू करूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, तो जिनकी अध्यक्षता जननायक ताऊ देवीलाल जी कर रहे थे। लेकिन वहां पर मुझे आज भी याद आता है, अगर आप देखेंगे बोट क्लब पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो संबोधन था, वो एक बहुत बड़ा संबोधन था। उसमें एक सिंह गर्जना की तरह उनकी आवाज, 87 का वो संबोधन आज तक का सबसे अच्छा संबोधन रहा है। उसके बाद 87 के चलते चलते आगे आके जननायक ताऊ देवीलाल जी सेंटर की राजनीति करते हैं। देश के बहुत बड़े पद, गरिमा के पद, उप प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो पहली बार 89 में, 89 में 171 दिन के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 1990 में एक बार फिर मात्र 5 दिन के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फिर हरियाणा की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन किसी कारणवश फिर 1991 में फिर कुछ दिन के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। इस प्रकार से एक बार उनको राज्यसभा जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर कभी जनता दल, कभी समता, कभी सजपा, कभी हलोद्रा, अनेक पार्टियां बनी, उनसे इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन एक समय फिर आया जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया गया और नामकरण हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा जो आज भी बरकरार है। तो उसका समझौता होता है
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो सुप्रीमो स्वर्गीय काशीराम जी के बीच, और 4 सीट हरियाणा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में आती हैं। उसके बाद पार्टी की फिर हवा बन जाती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर सुर्खियों में आते हैं। उन दिनों में सरकार होती है हयूपा प्लस बीजेपी। मुख्यमंत्री हरियाणा स्वर्गीय श्री बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते हैं, और कुछ दिनों के बाद अल्पमत में आने के कारण बंसीलाल जी की सरकार गिर जाती है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फिर मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का। 1999 में फिर एक बार, चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, और ठीक 1 साल के बाद फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी का गठबंधन होता है दोस्तों, और इस गठबंधन के द्वारा फिर पूर्ण बहुमत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आता है, और फिर 2000 में फिर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर फिर आसीन हो जाते हैं, और पहली बार 5 साल तक शमुदली, पहली बार 5 साल तक कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। और हरियाणा में एक बहुत नए नए विकास कार्य की बात की जाए, जो आज आप गुरुग्राम को गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, जो आज आप गुरुग्राम देख रहे हैं, वो टोटली देन जो डेवलप है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शुरुआत हुई थी। या फिर खेलों की बात की जाए, पदक लाओ पद पाओ की रणनीति जो बनाई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, मुझे वो लम्हा आज भी याद आता है कि ओलंपिक हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी जब गई थी, पूरे इंडिया का जो ओलंपिक खेलने के लिए प्लेयर गए थे, उन्होंने अनाउंस किया था चौटाला साहब ने कि जो पद लेके आएगा उसको, जो पदक लेके आएगा उसको पद भी मिलेगा, और उसको ओलंपिक में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अनाउंसमेंट की थी कि ओलंपिक में गोल्ड लेने वाले को 1 करोड़ दिया जाएगा, सिल्वर लेने वाले को 50 लाख दिया जाएगा, और ब्रॉन्ज लेने वाले को 25 लाख रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा। लोगों ने बड़ी हंसी लगाई थी इस बात की कि चौटाला साहब ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन इतना इनाम दे पाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में 2000 के दशक की बात है, काफ़ी करीब ये बात है, करीब 22-23 साल पहले की, क्या इतना इनाम दे पाएंगे। लेकिन जब हरियाणा की पुत्रवधू, हरियाणा की बेटी जब कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, तो जैसे एयरपोर्ट पे उतरी वहीं पर स्वागत किया, और फिर अपनी अनाउंसमेंट के मुताबिक 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया था, और वहीं से शुरुआत हुई थी हरियाणा में खेल को बढ़ावे की, खिलाड़ियों को बढ़ावे की। न जाने कितने डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, वो शुरुआत आगे जाकर फिर अन्य सरकार आई, उन्होंने भी उनको बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों इसके आते आते फिर 2005 में इलेक्शन होता है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता, फिर हार का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आगे चलकर फिर एक परिवार के साथ फिर एक बहुत बड़ी घटना होती है। आप सभी जिनको बखूबी जानते हैं कि आने उस समय बहुत बड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेवीटी घोटाले में, जेवीटी भर्ती घोटाले में, जेवीटी भर्ती के भ्रष्टाचार में और अन्य न जाने कितने ब्लेम, कितने इल्ज़ाम दिए गए थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर, उनके सुपुत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर व अन्य अधिकारियों पर। तो 2011 के आते आते, 2012 के आते आते उनकी 10 साल की सज़ा हो जाती है, और वो सज़ा काट रहे हैं। यहाँ पर पार्टी को जो कमान थी पार्टी की, वो खेल रत्न चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथों में कमान आ जाती है। इसके चलते चलते फिर 2014 का इलेक्शन आता है, उसमें नाकामी मिलती है। लेकिन 14 से निकलने के बाद पार्टी बहुत मजबूती के साथ, बसपा के गठबंधन के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, और 17-18 के आते आते हरियाणा में एक लहर बन जाती है कि अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार नहीं आई। लेकिन इस बीच परिवार में बहुत बड़ा बिखराव हो जाता है, परिवार में फूट हो जाती है, और 1918 के आते परिवार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक इंडियन नेशनल लोकदल जिसकी कमान
अभय सिंह चौटाला के हाथ में होती है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपनी अलग पार्टी जेजेपी जननायक जनता पार्टी बना लेते हैं। इसके आगे चलते चलते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल से कुछ महीने एक्सक्यूज़ किए जाते हैं कोरोना को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए। और जब चौटाला साहब जेल से बाहर आते हैं, रिहा होकर आते हैं, फिर सक्रिय लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, भाईचारे को इकट्ठा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये एक इनकी अपनी एक फितरत थी, अपना लगाव था हरियाणा के साथ, लोगों के साथ, किसान वर्ग के साथ। एक बात ज़रूर कहते थे, किसान और कमेरे की आवाज़ मैं हमेशा उठाता रहूँगा। दोस्तों, आगे आने के बाद जब परिवार का बिखराव होता है, उम्र का पड़ाव होता है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये बात कहीं ना कहीं फील होती है, महसूस होती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपनी पार्टी थी, वो मात्र 1 सीट पर रह जाती है। इसका बड़ा आघात होता है। और उनके पोते दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी 10 सीट लेकर विधानसभा पहुंचती है, जिनको डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाता है। फिर संघर्ष जारी रहता है और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं उम्र को देखते हुए उस लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्वास्थ्य उम्र के साथ साथ गिरता चला जाता है। दोस्तों, वो एक ऐसी महान शख्सियत थी, अगर उनकी खूबियों की बात की जाए तो सुबह से शाम तक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। उस जमाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं बताते हैं कि पिता की राजनीति सक्रिय रखने के लिए, राजनीति में अपने पिताश्री को सपोर्ट करने के लिए मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन जब 10 साल की सज़ा होती है तो जेल में बैठकर, अपनी बैरक में बैठकर वहाँ पढ़ाई करते हैं और मैट्रिक की परीक्षा इस 80 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में पास करते हैं। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत थी जिनको करीब 4000 मोबाइल नंबर याद। पीए को ये नहीं कहते थे कि फ़लाँ एमएलए का नंबर मिला दे, फ़लाँ अधिकारी का नंबर मिला दे, नहीं, बोलते थे ये नंबर मिला दे। ये उनकी अपनी मेमोरी होती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमने भी देखा है कि जब किसी गांव में आते थे, वहाँ गांव में आने के बाद 10, 15, 20 आदमियों को बाई नेम बुलाते थे। भाई बनवारी ठीक है, भाई रामकिशन ठीक है, भाई मांगेराम ठीक है, ऐसे बाई नेम लोगों को बुलाते थे। ये उनकी अपनी याददाश्त होती थी। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन दिनों में मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, रात को 12 बजे, 1 बजे डीसी एसपी के पास फ़ोन करते थे, क्या फला जिले में सब ठीक चल रहा है। सभी अधिकारियों को पता था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फ़ोन रात को 12-1 बजे आएगा और हमने रिपोर्ट देनी है। तो क्या गजब की मेमोरी होती थी, एक डिसिप्लिन होता था, एक अनुशासन होता था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक और ख़ास बात होती थी, शुद्ध खाना। मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है उनको खाना प्रदान करने का, उनको जलपान करवाने का। एक खाने की बात की जाए तो फीका दूध पीने वाले, घिया टिंडा तोरी की सब्ज़ी खाने वाले और एक बिल्कुल नॉर्मल, एक फ्लैट यानी कि बगैर गद्दे के सोने वाले, ताज़े पानी में नहाने वाले, एक ऐसे इस धरती के बहुत बड़े बुद्धिजीव, किसान और कमेरे वर्ग के बहुत बड़े हितैषी लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे बीच नहीं रहे। आज दोपहर 12 बजे जिन्होंने एक अपनी आखिरी सांस मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, हरियाणा में और देश में बड़े दुख की लहर है, दुख की खबर है। हमेशा ही मजदूर, कर्मचारी, किसान और कमेरे वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, हमेशा ही छत्तीस बिरादरी के लिए लड़ते रहे और उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को अंधेरे से उजाले को ले जाने के लिए कार्य किए।
और खेल और खिलाड़ी की बात की जाए तो उन्होंने एक ऐसा पेड़ लगाया था खेल और खिलाड़ी के लिए, जिस पेड़ के आज बहुत मीठे और बहुत अच्छे फल लग रहे हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान उस महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस देश के महान नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं तिलक मुद्दे की आवाज़ की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।